जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आर्मी अग्निवीर परीक्षा का फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपके परीक्षा में 4 पार्ट पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित व तर्क शक्ति। तो उससे जुड़े हुए 50 प्रश्न, यानी जिस प्रकार से आपके परीक्षा यानी पिछली परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप हमारे साथ सॉल्व करते हुए ये मॉक टेस्ट को चलेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में थोड़ा समय लगता है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा सेशन सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा सामान्य जानकारी का आता है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जी हाँ, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना आपकी कौन सी है। तो ये आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और ये कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो 7 जुलाई 1948, याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी आपकी 7 जुलाई 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1948 को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? यानी प्राकृतिक जो आपका यहाँ पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक हमारा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्राकृतिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका चेन्नई आपका बंदरगाह ही प्राकृतिक नहीं है, याद रखिएगा। प्राकृतिक नहीं, बाकी जो आपका है मुंबई, कोचीन और पारादीप, याद रखिए। मुंबई, कोचीन और पारादीप जो हैं ये आपके प्राकृतिक हैं और बाकी चेन्नई जो है आपका ये प्राकृतिक नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? जी हाँ, लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिडबी, याद रखिएगा। सिडबी जो है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है आपका सिडबी। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जी हाँ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1990 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा। सिडबी की स्थापना 1990 में, आपको सन याद रखना है। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका दे देता है, जोड़ियाँ दे देता है, यहाँ पर आपको मिलान करना होता है। जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में अब आपका ट्रेंड चल रहा है। आपसे एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर जो है। आपके एक प्रश्न में 4-5 यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता। तो यहाँ पर आपके कुछ शहर दिए गए हैं, याद रखिएगा। आपके कुछ शहर दिए गए हैं और कुछ नदियाँ। तो आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो जबलपुर आपका जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर। पेरिस की अगर बात करेंगे तो सीन नदी, याद रखिएगा। सीन नदी के तट पर आपका पेरिस है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं लंदन की, तो लंदन आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। लंदन जो है आपका, माफ़ करिएगा, लंदन जो आपका सी का चौथा होगा, याद रखिएगा, सी का चौथा। तो यहाँ पर सी का हम लोग चौथा करेंगे, यानी लंदन जो आपका कहाँ पर होगा? टेम्स नदी, याद रखिएगा। लंदन जो है टेम्स नदी। वहीं डी में हमारा क्या दिया गया है? तो डी में आपका लाहौर जो है रावी नदी के तट पर। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से जोड़ी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर, पेरिस आपका सीन नदी के तट पर, लंदन जो है आपका टेम्स नदी के तट पर, लाहौर जो है रावी नदी के तट पर। वैसे भी आपके प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न आपका आ सकता है। डायरेक्ट पूछ लेगा पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो आपसे पूछ लेगा कि हर्षवर्धन जो था इसका समकालीन दक्षिण भारत की शासक कौन था? तो इसका जो दक्षिण भारतीय शासक था इसके समकालीन का, वो था पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? जी हाँ, किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है कि किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन क्या क्या है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की से बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में आपका स्वराज पार्टी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन की यहाँ पर विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई। तो किसने बनाई थी आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है। तो इसके जो संस्थापक हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास, याद रखिएगा CR दास और आपका मोतीलाल नेहरू, इनका नाम आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपको इनका नाम याद रखना है। और ये पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो है कहाँ की नृत्य शैली है? याद रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे आपके। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं बुद्ध की, तो बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। याद रखिएगा, बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए आगे देख लेते हैं। इनका जन्म भी कई बार पूछ लेता है। तो इनका जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, लुम्बिनी, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम इनका जन्म भी पूछ लेता है। तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, इंटरनेट से जो सूचना ली जाती है किसके माध्यम से ली जाती है? तो ये आपका वेब ब्राउज़र होता है। याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र की सहायता से जो है यहाँ पर आप लोग कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? यानी जो यहाँ पर गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो ये आपकी मिलाते हैं हीलियम। याद रखिएगा, गोताखोर जो सिलेंडर लिए होते हैं तो वो जो उसके अंदर सिलेंडर में गैस होती है ऑक्सीजन के साथ में हीलियम। याद रखिए, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का मिश्रण किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? जी हाँ, ऋणात्मक कौन से होते हैं? तो आपको ऋणात्मक अगर दिखाई देगा तो आप इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ऋणात्मक रूप से जो इस कण जो होते हैं परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताना है किसने की थी। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करें जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, जे थॉमसन। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सी धातु है जो जिसे सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्वर्ण को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वर्ण एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में सदैव मुक्त रूप से पाया जाता है। कार्बन का सर्वाधिक अपरूप होता है, यानी सर्वाधिक जो कठोर अपरूप होता है कार्बन का कौन सा होता है आपको बताना है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कोक और काजल। तो यहाँ पर कार्बन का सर्वाधिक जो कठोर अपरूप होता है ये आपका होता है हीरा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हीरा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? जी हाँ, ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी इसका जो है यहाँ पर
CFC लिख के दे देता है, तो ऑप्शन में आपको याद रखना है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है जीके का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपकी साइंस शुरू होगी। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो हैं स्थित हैं। कई बार एग्जाम में आपकी पूछी गई हैं, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। नागा, खासी और गारो जो पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो ये जो नागा, खासी और गारो हैं ये आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। याद रखिएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। तो आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमारा साइंस का पोर्शन शुरू होता है। जी हाँ, यहाँ से साइंस हमारी शुरू होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि की श्रेणी में आता है? जी हाँ, सदिश राशि और अदिश राशियाँ ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? दूरी, दाब, ताप और बल। तो याद रखिएगा, सदिश जो राशि है ये आपकी बल हो जाएगी। तो सदिश राशि की आपकी परिभाषा क्या है? बल की दिशा, यानी बल की दिशा आपकी तय होती है इसमें, और आपका परिमाण होता है, यानी परिमाण के साथ में बल की दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नाव से ज़मीन पर उतरते समय नाव का पीछे की ओर हटना, यह अनुप्रयोग किस नियम पर आधारित है? जी हाँ, नाव से जब नाविक पीछे उतरता है तो नाव क्या है? पीछे की ओर हट जाती है, यानी जो तट से नाव जो है पीछे की ओर हट जाती है जब नाविक आगे की ओर कूदता है। तो ये आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम होगा। याद रखिए, क्रिया प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, न्यूटन गति का तृतीय नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, कीटों का अध्ययन। जी हाँ, आपको बताना है कीटों का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, कीटों का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कीटों का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कीटों के अध्ययन की, तो ये आपका एंटीमोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, एंटीमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन आपका किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विजाक गैस रिसाव में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? जी हाँ, यहाँ पर थोड़े से ये आपके करंट के क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि अब यहाँ से भी प्रश्न साइंस में आपके थोड़े से पूछ लिए जाते हैं। तो हाल ही में विजाक जो आपका गैस रिसाव हुआ था, इसमें कौन सी गैस का जो यहाँ पर आपका रिसाव हुआ था? तो आपको बताना है। तो ये आपका एटायरीन जो गैस थी इसका रिसाव हुआ था। याद रखिएगा, एटायरीन। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए आगे देख लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जी हाँ, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो रेबीज के टीके की खोज जो की थी ये की थी लुई पाश्चर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, लुई पाश्चर। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आपने पिछली बार देखे होंगे। तो प्रकाश ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये आपका प्रकाश विद्युत सेल। याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रकाश विद्युत सेल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? जी हाँ, कौन सा वर्ग जो है सर्वग्राही, यानी सबसे जो रक्त है ग्रहण कर सकता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ग जो है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, जो रुधिर वर्ग है ये सबसे ग्रहण कर सकता है। और आपसे यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये जो रुधिर वर्ग है वो याद रखिएगा, ये सभी को खून अपना रक्तदान दे सकता है, यानी रक्त सभी को दे सकता है, ये सभी से जो है ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही और इसे सर्वदाता कहते हैं। याद रखिएगा, ओ को जो है सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत के अर्धचालक की श्रेणी में आता है? जी हाँ, अर्धचालक की श्रेणी में कौन आता है?
तो अर्धचालक की श्रेणी में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलिकॉन जो है यहाँ पर अर्धचालक की श्रेणी में आपका आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी हाँ, अनुवांशिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो था ये किसने किया था? तो ये आपका किया था विलियम वेब्सन ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गए। अगर अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ये आपका केशकत्व क्रिया के कारण जो है तेल आपका ऊपर की ओर चढ़ता है। याद रखिएगा, केशकत्व क्रिया के कारण। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, तो आपको यहाँ पर एसआई मात्रक याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर त्वरण का जो मात्रक होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं? जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किन्हें कहा जाता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दही में कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बात करते हैं कि दही में, तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु और गैसों के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, वायु और गैसों के जो घनत्व है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। तो एरोमीटर होगा। याद रखिएगा, इंग्लिश के भी शब्दों से आप सेंस लगा सकते हैं अगर आपको प्रश्न नहीं आता है। यहाँ पर अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापक होता है। याद रखिएगा, ऊंचाई मापक। अल्टीमीटर की अगर बात करेंगे तो ये आपका ऊंचाई मापक होता है, ऊंचाई इससे मापी जाती है अल्टीमीटर से। बैरोमीटर से आपका, जी हाँ, बैरोमीटर से आपका क्या मापा जाता है? आप ऑप्शन में लिख के हमको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन हमें एनीमोमीटर की बात करें तो इसका आपको जो बैरोमीटर है इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एनीमोमीटर से आपका क्या, तो वायु की जो है यहाँ पर शक्ति यानी वायु की तीव्रता मापी जाती है एनीमोमीटर से। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं बैरोमीटर से तो वायु दाब इससे मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, जो विकास का सिद्धांत है किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत जो आपका दिया था ये किसने दिया था? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो विकास का जो ये सिद्धांत दिया था ये दिया था आपका डार्विन ने। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन इनका नाम है। तो विकास का जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, इसका ये जो सूत्र है ये आपको याद है, NaHCO3। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है, क्या होता है यानी क्या है? तो ये क्या है आपको इसका बताना है। तो ये आपका बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा के नाम से इसे जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा मैथ का पोर्शन चालू होता है। जी हाँ, आप अपने प्रश्न आपने कितने सही किए तो आपको ये काउंट करते रहना है। तो यहाँ पर हमारा जो मैथ का पोर्शन है वो हमारा चालू होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न मैथ का क्या है? एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति का 1/5 भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/3 भाग अपने यानी 1/4 भाग अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपने पुत्र को, 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/3 भाग दान में। याद रखिएगा,
तो टोटल यहाँ पर आपको बताना है उसने कुल कितना भाग शेष बचा, यानी उसके पास कितना भाग शेष बचा है। तो यहाँ पर 1/5 भाग उसने किसको, अपने पुत्र को, सभी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। 1/4 किसको दिया है, तो ये अपनी पुत्री को, याद रखिएगा 1/4 अपनी किसको दिया है, पुत्री को। वहीं अगर बात करेंगे तो 1/3 दान में। यहाँ पर अब इनका सबका आपको क्या, नीचे वाली जो संख्या है इनका एलसीएम ले लेना है। जी हाँ, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 60, याद रखिएगा 60। अब यहाँ पर 5 में भाग लगाएंगे तो आपका 12 बार चला जाएगा, ये आपका 15 बार चला जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका 3 का भाग लगाएंगे तो 20 बार चला जाएगा। अब इनको ऐड कर लेना है, तो 12 और 15 आपका हो जाएगा यहाँ पर 37, याद रखिएगा 37 और 20 57। जी हाँ 57। 15 जो 12 और 15 आपका हो जाएगा 27, माफ़ करिएगा 12 और 15 आपका हो जाएगा 27 और 20 47। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 47/60। जी हाँ, टोटल यहाँ पर उसने जो कितना दान कर दिया, 47/60। तो यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो उसने जो दान किया, कितना दान किया, 47/60, यानी 47/60। तो इतना तो उसने दान कर दिया। अब उसके बाद बचा कितना, तो 60 में से उसने 47 दान कर दिया, तो बचा कितना, 13। तो उसके पास कुल शेष, यानी कि कुल कितना भाग शेष बचा, तो शेष कितना बचा, 13/60 भाग, याद रखिए 13/60। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका देख लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। उनके कई कदमों की लंबाई, जी हाँ, उनके कदमों की लंबाई जो है 31 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि पूरे कदम पूरे हो जाएं। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको इनका जो है एलसीएम निकाल लेना है। जी हाँ, तो इनका एलसीएम जब निकालिए, ये अभाज्य संख्याएं, याद रखिएगा ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका डायरेक्ट आप लोग मल्टीपल गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका एलसीएम भी निकालेंगे, इनको डायरेक्ट आप लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इनका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 33,263, याद रखिएगा 33,263, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस सवाल को। जी हाँ, तो ये हमारा जो है अनुपात और समानुपात से सवाल है। तो यहाँ पर हमारा सवाल क्या कहता है, A/B जो है 2:3 है। तो सबसे पहले आपको A/B ये कितना है आपका, 2:3। फिर आपका क्या बोला, B/C जो है 2:3 है। तो ये आपका B हो गया, यहाँ पर आपका C आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, यानी ऊपर जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 तिरका 9, माफ़ करिएगा 3 दूनी 6, यानी 3 दूना 6 आ जाएगा ये आपका, और 3 तिरका 9, तो ये आपका आ गया 4 6 9, यानी ABC जो है आपका 4 6 9। तो यहाँ पर A B और C ये आपका कितना था, 4 6 और आपका ये 9 आ गया। अब यहाँ पर D हम लोग और निकाल लेंगे। तो D आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, जी हाँ, तो ये C लिखा हुआ पहले से, D 2:3, 2:3। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 का गुणा सबसे पहले 4 में करेंगे, 2 चौको 8, 2 का गुणा यहाँ पर 6 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 2 9 18, याद रखिएगा 2 9 18। अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा D की जो निकालेंगे 9 तिरिक 27, यानी यहाँ पर 3 का कर देंगे, 3 9 27। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, A और C का मान। तो A हमारा ये दिया गया है और C हमारा ये दिया गया है। तो A की वैल्यू कितनी है, 8 आपकी, और C की कितनी है, 18। तो इनको काट देंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18, यानी 4:9। जी हाँ, हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में हमारा दिया गया 4:9। जी हाँ, 4:9 ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ABC की जो है यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद D का C और D का रख के डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। आपका चारों को पूछा जाए तो चारों का निकाल देंगे, अगर किसी 2 का पूछा जाए तो उन 2 का भी निकाल सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चुनाव में 11% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। डाले गए वोटों में से 2% जो मत थे अवैध घोषित किए गए। विजेता को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ तथा उसने अपने प्रतिद्वंदी को जो था 955 वोटों से हरा दिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या बोला गया है कि 11% वोट नहीं डाले गए। टोटल जो होती है वोटिंग कितने पे होती है यहाँ पर आपकी, तो टोटल वोटिंग होती है 100% पे। याद रखिएगा आप लोग, 100% पे आपकी वोटिंग कराई जाती है, जिसमें से 11% अगर वोट आपके अवैध हो गए तो 89% टोटल वोट। याद रखिए 11% तो आपके अवैध चले गए, तो यहाँ पर आपके बचे वोट कितने, 89% जो थे ये सही 60 वोट यानी वैध मत थे। अब इनमें से क्या हुआ कि यहाँ पर माफ करिएगा, ये आपके तो वोट डाले नहीं पे गए और ये आपके जो डाले कितने वोट गए, तो 89%। अब इनमें से जो अवैध कितने घोषित किए गए, 2%। याद रखिएगा 2% यहाँ पर आपके अवैध, तो इसका जो 2%, 89 का 2% आपको निकाल देना है। जी हाँ, 89 का 2% आप लोग निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 89 का 2% अगर हम लोग बात करेंगे तो 1.7। याद रखिएगा 1.7% जो थे आपके वोट ये कैसे अवैध घोषित किए गए। 89 में से जब 1.78% तो ये आपके अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे। जी हाँ, वैध आपको बताना है, तो वैध आपके कितने बचे, 87 याद रखिएगा। तो इसको यहाँ पर 1.78 को 89 से घटा देंगे, क्योंकि ये जो थे 2% वोट आपके कैसे हो गए, अवैध हो गए। अब यहाँ पर 2% जब हटा देंगे तो वैध मत आपके कितने बचेंगे, तो वैध जो मत बचेंगे ये आपके कितने बचेंगे, टोटल वैध मत, तो ये आपके 87.22%। याद रखिएगा 87.22%। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके वोट टोटल वैध वोट जो कितने बचे, 87.22%। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो आपके जो वैध मत कितने बचे थे, 87.22%। जी हाँ, अब इनमें से एक को कितने मिले, तो एक को आपके यहाँ पर 45 और दूसरे को 55। याद रखिएगा एक को 45% मिले थे। यहाँ पर सवाल हम लोग एक बार देख लेते हैं ऊपर से, क्या बोला गया है, 45% मत प्राप्त हुए। जी हाँ, यहाँ पर 45%, अगर आपके यहाँ पर 87 दशमलव कितने टोटल वैध मत कितने थे, 87.22%। तो यहाँ पर एक के कितने आपके मिले, तो एक को मिले आपके 45%। याद रखिए 45। तो दूसरे को आपके कितने मिले होंगे, तो दूसरे को जो मिले होंगे आपके यहाँ पर इसी से आपको घटा देना है 45 को, तो ये आपको मिले होंगे कितने, यहाँ पर 42 दशमलव, याद रखिएगा 42.22%। याद रखिएगा। तो यहाँ पर जीतने वाले कैंडिडेट को 45% मिले, वहीं पर जो रनर रहा यानी दूसरा उप विजेता रहा उसको कितने मिले, 42.22%। अब इनका आपको अंतर निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे अंतर ही पूछा गया है। उनके मतों के बीच का जो अंतर था कितना, 955। जी हाँ 955 था। तो यहाँ पर इनका अंतर जो निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 2.78%। याद रखिएगा 2.78%, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है तो आपको अपने कॉपी में लगा लेना है। अब यही आपका बराबर दे दिया गया है 955 के। जी हाँ 955 के। अब इसमें अगर पहले तो आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जी हाँ, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको 100 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आपका निकलेगा यहाँ पर 34। याद रखिएगा यहाँ पर हमने पहले से निकाल ली है 34.343 आपका 343.53। जब इसमें आप 100 की यानी 100 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3,43,053। याद रखिएगा 3,43,000 यहाँ पर 34,000 माफ़ करिएगा 34,353। तो हम लोग देख लेते हैं 34,353। तो ये किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए दिया गया है इसमें आपका दिया गया है। याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पर एक बार इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके टोटल वोट कितने होते हैं, तो 100%। याद रखिएगा किसी भी वोटिंग में आपके टोटल वोट जो कितने डाले, 100%। इनमें से 11% ने जो तो आपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया यानी वोट नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने होंगे, 89% ने। इसमें से भी 2% जो वोट थे आपके कैसे अवैध घोषित हो गए। बाकी जो वोट आपके बचे वैध वोट, तो वो आपके बचे थे कितने, 87 दशमलव
87.22%। अब इसी से आपका विजेता और उपविजेता को, यानी विजेता को कितने मिले 45%, उपविजेता जो रहा तो उसको मिले आपके 42.22%। याद रखिए 22%। तो इनका आपको अंतर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपके अपने प्रतिद्वंदी को 955 वोटों से हराए, तो ये आपका अंतर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बराबर आपको निकाल लेना है, तो और फिर आपको 100 बराबर, याद रखिए एक बराबर फिर आपका 100 बराबर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, चार्ट से है आपका, पाई चार्ट से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाई चार्ट से हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया गया है, अगर मक्का की उपज जो है 6000 टन है तो चीनी की पैदावार क्या होगी। तो यहाँ पर पाई चार्ट से हम लोग देख लेते हैं। मक्का का क्या है 80, तो 80 बराबर जो है आपका 6000 के, याद रखिएगा यहाँ पर 6000 बटे में आपका 80, बटे में आपका क्या हो जाएगा 80। और फिर यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, चीनी की पैदावार। तो चीनी के यहाँ पर टोटल, यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, डायग्राम में हम लोग चीनी का देख लेते हैं 70, याद रखिएगा चीनी का एक बार हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर 6000, ये आपका किसके यहाँ पर ये मक्का का दिया, तो मक्का का आपका 80 था, तो 80 इसके नीचे आ जाएगा 80 बटे में। और चीनी का पूछा गया तो आपका 70 यहाँ पर रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, जी हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5250 टन, याद रखिएगा 5250 टन। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 20% को अगर हम लोग बटे में लिखना चाहें तो 20/100, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी 5 से कितना हो गया 6, याद देखिए 5 से हमारा कितना हो गया 6। फिर हमारा दूसरे वर्ष भी कितना 5 से 6। तो यहाँ पर हम लोग इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे तो 55 25, याद रखिएगा 55 25 6 छंग 36, तो ये आपका आ जाएगा 55 25 और 6 छंग 36। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है 6000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो यहाँ पर अंतर जो इनका, यानी ब्याज कितना आएगा 11 रुपये, याद रखिए 25 से यहाँ पर 36 हो गया तो 11 रुपये इसका ब्याज। तो 25 बराबर आपका दिया गया है 6000 के, याद रखिए ये देख लीजिए 25 बराबर जो आपका 6000 के दिया गया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, बचा आपका यहाँ पर 10, तो 25 चौको 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका 240। अब इसी का आपको यहाँ पर 11 में गुणा कर देंगे, जी हाँ 11, यानी जो अंतर यहाँ पर ब्याज का, यहाँ पर ब्याज कितना है 11 रुपये का, तो 11 में इसी का गुणा कर देंगे। तो 0 11 चौके 44, हासिल लगा आपका 4, 11 दूनी 22 और 4 26, यानी 2640, याद रखिएगा 2640। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका दिया गया 2640, जी हाँ 2640, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु, यानी किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 80% की हानि उठाता है तो 20% लाभ पाने के लिए कितनी कीमत पर वस्तु को बेचना होगा। तो यहाँ पर 20% की हानि होगी तो कितने की बेचेगा 80 की, तो 80 बराबर आपका दिया गया है 480 के, याद रखिए 80 बराबर आपका 480 के दिया गया है। 20% का लाभ होगा तो आपकी कितने बेचेगा 120, याद रखिए लाभ होगा तो 100 में प्लस कर देंगे, अगर घाटा होगा तो 100 में माइनस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 0 से ये 0 हम लोग काट देंगे, 8 से काटेंगे 6 बार, 8 छंगे 48, 6 से काट यहाँ पर गुणा लगा देंगे तो 12 छंग 72, यानी 720 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 720 रुपये। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर थोड़ी आपको स्पीड लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है, 28, 26, यक्स और 35 संख्याओं का औसत कितना है 105, तो यक्स का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है आपकी 4 संख्याएं, याद रखिएगा 4 संख्याएं। तो यहाँ पर 105 इंटू में आपका 4 संख्याओं की, ये संख्या कितनी है 4, तो 4 का गुणा लगाएंगे, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, तो 420। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी ये जो संख्या है इन तीनों को जोड़ लेंगे, यक्स को ढील देंगे क्योंकि यक्स का मान तो ऑटोमेटिक इससे घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 5 6 5 11 और 8 19 का आ गया आपका 9,
हासिल लगा आपका 1, 3 2 5 और 2 7 1 8, तो ये आपका आ गया 89। अब इसको यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 1 बचा आपका, 11 में से 8 गया 3, और ये आपका 331। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। ए तथा बी की आय में 7:8 है। याद रखिए, ए तथा बी की आय जो है 7:8 है। तो ये आपका ए हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका बी। ये कितनी है? 7:8। क्या लिखा हुआ? ए की आय बी से 10,000 रुपये कम है। तो यहाँ पर ए की आय कितनी कम है बी से? तो 1 कम है। याद रखिए, 1 कम है, तो 1 बराबर आपका कितने के है? 10,000 के। सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ए की आय है ये बी से कितनी कम है? 1 कम है। तो 1 बराबर यही जो दिया गया है ये आपके 10,000 के। तो उनकी कुल आय कितनी है? जी हाँ, कुल आय दोनों की कितनी होगी? टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 7 15, तो इसी का आपको इसमें गुणा लगा देना है। तो ये आपका हो जाएगा 1,50,000, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हो? 6 आदमियों का औसत वजन जो है आपका 65 किलोग्राम है। याद देखिए 6, तो यहाँ पर संख्या इंटू औसत, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 3 आपका 39 हो जाएगा, यानी 390। फिर 10 औरतों का वजन जो है यहाँ पर कितना दिया गया है? 45 किलोग्राम। तो 10 औरतों का वजन आपका कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पर 450 आपका ये हो जाएगा। अब इसको आपको ऐड कर लेना है, तो 0 9 और 5 14 का आ गया 4, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8। अब यहाँ पर आपका कितना हो गया? 10 और 6 16। जी हाँ, 16 का इसी में भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पर 8 से हम लोग काटेंगे, तो ये संख्या को काटेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 8 एकम 8 और 8 पंच 40, नीचे वाली को, तो 8 दूनी 16। अब इसी को हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं। तो हमारा देख लेते हैं क्या आंसर है। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 52.5। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं का आपको गुणा कर देना है, तो औसत निकाल लेना है, यानी आदमियों का औसत आपका निकल आएगा यहाँ से, इनका गुणा करके। फिर औरतों का औसत इनका गुणा करके निकल आएगा। टोटल सभी का जोड़ के आपको आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या से भाग दे देना है, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 340 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर एक स्कूल में आपके ये हो गए बॉयज़ और ये हो गए गर्ल, इनका अनुपात कितना है? 2:3। जी हाँ, 2:3। यहाँ पर क्या बोला गया? कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है कितनी है आपकी? तो ये आपकी 340। तो यहाँ पर कुल कितने हैं टोटल? 3 2 5, 5 बराबर आपका दे दिया गया है 340 के। जी हाँ, 340 के। तो एक बराबर निकाल लेंगे हम लोग, तो 5 छक्का 30, 5 40। जी हाँ, 5 छक्का 30, बचा आपका 4 यहाँ पर, 5 40। तो आपका एक बराबर जो निकल कर आ गया 68 के। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आपकी कितनी है? 3। तो इसी में आपका गुणा कर देना है 3 का। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 2 का गुणा कर देते। जी हाँ, 2 का गुणा कर देते यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई तो नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 3 8 24, 3 चौका 18, 2 20, यानी टोटल जो लड़कियाँ कितनी होंगी? 204। अगर आपसे लड़के पूछता तो 68 और इंटू में 2, यानी 2 का गुणा लगा देते। तो 2 8 16, 2 छंग 12, 113, 136 आपके लड़के हो जाते। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ट्रेन से संबंधित है। 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। यहाँ पर भाग दे देंगे 30 से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे,
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यहाँ पर 18 से 18/5 इससे भाग दे देंगे। तो सीधे सीधे 3, ये 1 जीरो काटा, 1 जीरो यहाँ से, 3 छक 18, 6 बार यहाँ चला गया, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 2 छंग 12। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यानी इसे जो पार करने में समय लगेगा कितने सेकंड का, 12 सेकंड का समय लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इस वाले भाग को, यानी जो ये दिया गया है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर से जो निकालेंगे, ये 2 की पावर आपकी दिया गया है, 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल कर आएगा अंडर रूट से बाहर, तो ये कितना निकलेगा आपका 2। वहीं नीचे से अगर बात करेंगे तो आपका 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो अंडर रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर होगा, 4 का। सीधे सीधे यहाँ पर गुणा लगा देंगे, याद रखिए गुणा, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या जो है इनको पलट दी जाती है। तो ये किसका स्क्वायर दिया गया है, तो ये आपका 7 का, तो इसको पलट कर ऊपर ले जाएंगे। अब जो ये है ऊपर वाला, ये 10 का है, तो इसको पलट कर नीचे ले आएंगे 10 का। ये किसकी आपकी पावर दी गई, यानी किसकी क्यूब है, तो ये आपका 5 का, याद रखिए 5 की पावर 3 जो होता है 125। तो बाहर निकल कर आपका आ जाएगा कितना, 5, याद रखिए 5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको, ये आपका चला गया 5 बार, 5 से इसको हम काट देते हैं। आपका क्या बचा, 4/7। तो 4/7 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है, एक व्यक्ति 300 केले 400 केले के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पर कितना अंतर आपका दे रहा है, 100 का, और कितने के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 400 के, याद रखिए 400 के। इंटू में हम 100 कर देंगे। तो यहाँ से माफ़ करिएगा, यहाँ पर 300 जो केले हैं, केले कितने हैं 300, तो क्रय मूल्य कितना होगा 300 केले 400 केले के। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने का आपका 300 जो केले हैं, इसको कितने 400 केले के क्रय मूल्य, यानी 400 के क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य जो इसका हो जाएगा 400। तो अंतर कितना होगा, 100 का फायदा होगा। कहाँ से आपका क्रय मूल्य कितना था 300, याद रखिएगा 300। अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे इसका गुणा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 3 से जब हम लोग काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.33%, याद रखिएगा 33.33%। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक टीवी का मूल्य जो है 16,000 रुपये है, उस पर 10% और 15% का बट्टा दिया जाता है। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं टीवी है, तो उसका मूल्य कितना होगा 16,000। जी हाँ, 16,000 इसका मूल्य है। इस पर बट्टा जो है 10% की, अगर किसी चीज़ पे छूट देंगे, 100 वाली चीज़ की 10 को अगर बेचें, छूट में बेचेंगे तो 90 पे, याद रखिए 90/100। उसी प्रकार से 15% की छूट देंगे तो 100 वाली चीज़ कितने में मिल जाएगी आपको 85 में, बटे में 100। अब यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 जीरो से ये जीरो, यहाँ से आपका 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो आपके ये यहाँ से हटा देंगे, 2 जीरो। अब यहाँ पर इसका गुणा लगा देते, तो 16 नवैया आपका कितना होता है, 16×5 = 16 × 96, 16 7 116, 16 नवैया 136, याद रखिएगा 16 नवैया, माफ़ करिएगा 16 नवैया 144 होता है, 16 नब्बे 144। तो सबसे पहले इनका आपको गुणा कर देना है, 16 नब्बे 144। अब इंटू में आपको 35, जी हाँ ये 85, माफ़ करिए 85, ये 85, इसका आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग एक पेज ले लेते हैं, साफ पेज पे। तो आपका 144 × 85, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, यहाँ पर 8 5 40, जी हाँ 8 5 40, और फिर 8 नहीं, माफ़ करिएगा 8 चौके 32, तो 8 चौका 32, फिर 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8 3 11। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 0, फिर आपका 4। तो यहाँ पर हम लोग इसी यहाँ से इकाई के 2 अंक से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 और 0 जो है लास्ट में आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, 12,240। जी हाँ 12,240 आप लोग जोड़ेंगे भी तो भी आपका यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
फिर 7 5 12 आपका आ जाएगा, 11 1 12, तो 12,240 का जो होगा आपका विक्रय मूल्य होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का पोर्शन चालू होता है। जी हाँ, रीजनिंग का तो देख लेते हैं। हमारा रीजनिंग का पहला जो है सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल है आपका। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में जो है 5 व्यक्ति रहते हैं, यानी 5 व्यक्तियों का घर एक पंक्ति में है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आपका बोला गया है, ए बी के दाएं ओर और सी के बाएं ओर है। याद रखिएगा, ए जो है ए बी के दाएं ओर और सी के बाएं ओर मान लेते हैं। ये आपका हो गया बी, ये आपका बी बैठ गया। क्या बोल रहा, ए जो है बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर जो बैठेगा ये आपका यहाँ पर, और सी के यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए, माफ करिएगा ए, ये आपका ए आ गया। सी के बाईं ओर तो सी यहाँ पर आ जाएगा। ओ ए के दाएं है, याद रखिएगा ओ जो है ए के दाएं है। याद रखिएगा ओ जो है ए के दाएं, यहाँ पर कहीं भी आप उसकी पोजीशन बन सकती है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। बी डी के दाएं है, बी जो है बी किसके है, डी के दाएं, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। याद रखिए डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठेगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ये होगा, एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये, तो बीच में आपका कौन आ जाएगा, ए। याद रखिएगा ए जो है आपका बीचों बीच में आ जाएगा। तो मध्य में जो घर होगा आपका ए का बीच में होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लेस वैल्यू से संबंधित सवाल है आपका। क्या लिखा हुआ, सी बराबर 3 के है, कैट बराबर 24 के। तो आपका जो है फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट है याद रखिएगा, फॉल्ट जो है आपका इसकी जो आपको प्लेस वैल्यू बताना। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू आपको, सी की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 3। इसी प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आपकी 24 आ जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एफ की प्लेस वैल्यू 6 और ए की 1 7, तो 21 हो गई यू की। तो 21 7 28, याद रखिएगा 21 7 28। एल की होती है 12 और टी की होती है 20। अब इनको ऐड कर लेंगे, 8 2 10, 2 2 4 1 5 1 6, तो ये आ जाएगी 60। याद रखिए 60 जो होगा इनकी प्लेस वैल्यू होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन की देखते हैं, आर ए टी। तो आपका आर ये हो गया, ए ये हो गया, टी ये हो गया। यहाँ पर आई ओ एन, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है। याद रखिए ए ऑप्शन तो आपका बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से बी की हम लोग बात करते हैं, बी को चेक करते हैं, पी आर ओ 3 ये देखने को मिल गए। एन फिर आपका हो गया यू, जी हाँ यू यहाँ पर एन यू ओ एन, तो यहाँ पर ये भी आपका बनाया जा सकता है क्योंकि 2 बार ओ दिया गया, तो यहाँ पर भी 2 बार ओ, एक ओ आपका ये देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट की, तो इसको देख लेते हैं पी, जी हाँ पी आर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, आई फिर आपका क्या होगा एन और टी, तो एन और टी, एन आपका ये देखने को मिल रहा और टी आपका ये, तो ये भी बनाया जा सकता। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नेचुरल जो है ये नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस लिए नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये ए जो है आपका डबल ए आ गया, क्योंकि इस मीनिंग में आपको ए जो है एक बार देखने को मिलेगा। याद रखिएगा एक बार देखने को मिले, यहाँ पर डबल आ गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि अक्षरों को बनाया जा सकता है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से यानी रक्त संबंध से है। क्या लिखा हुआ, ए माता है डी की। तो आपकी ए जो है माता है डी की। याद रखिएगा यहाँ पर फीमेल के लिए आपका माइनस का और जो मेल होगा उसके लिए प्लस का। तो ए माता है डी की, तो डी की यहाँ पर अभी कंडीशन पक्की नहीं कि मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं। बी बेटा नहीं है सी का, तो इसको हम लोग ढील देंगे। क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सी पिता है डी का, सी पिता है डी का। याद रखिएगा तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये आपस में ये जो माता हो गए तो ये हो गए पिता, यानी पति पत्नी आपस में हो जाएंगे। डी बहन है बी की, तो यहाँ पर डी जो है किसकी बहन है, बी की। जी हाँ डी बहन हो गई बी की। अब हमारा क्या लिखा हुआ, बी बेटा नहीं है सी का, तो बेटा नहीं तो जाहिर सी क्या होगी, तो बेटी, ये भी आपकी बेटी हो जाएगी।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए का बी से क्या संबंध। ए जो है बी की कौन है, जी हाँ बी की क्या है, तो माता है। याद रखिए ए जो है बी की क्या है, माता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यानी बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, यानी ये जो आज बीत गया है, बीते कल है यानी बीता हुआ जो कल है निकल गया, तो इससे पहले दिन जो क्या था, शुक्रवार था। तो इसके शुक्रवार यहाँ पर था, ये आपका शुक्रवार, ये आपका हो गया शुक्रवार। तो इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, शनिवार। ये हो गया आज, ये आपका क्या है आज, ये आपका आज जो नहीं समय अब चल रहा ये है। तो बीता कल यानी कल ये था, इसके पहले वाला दिन वो था शुक्र। तो ये आज क्या है, आज आपका हो गया संडे, ये आपका संडे यानी रविवार है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आने वाले दिन से, तो इसके बाद होगा आपका क्या, मंडे यानी सोमवार। ये आपका मंडे, आने वाले दिन से अगले 2 दिन बाद, तो 1 2 दिन बाद कौन सा होगा, तो ट्यूसडे। और यहाँ पर आपका हो गया वेडनेसडे यानी मंगलवार बुधवार। तो फिर क्या आएगा आपका, उसके 2 दिन बाद गुरुवार। याद रखिए गुरुवार जो होगा, जो आने वाला कल होगा, उसके अगले 2 दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार। याद रखिए गुरुवार इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की वीडियो आपको बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।